नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्लोबल साउथ के असर्शन से संबंधित हिंदू का आर्टिकल, दूसरे नंबर पे हिंदू का ही करेंसी प्रेशर से संबंधित आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सीबीआई की फंक्शनिंग से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले जो बचे हुए हमारे डायरेक्टिव्स थे आंसर राइटिंग से संबंधित, उन्हें आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन। कीवर्ड्स जो हमारे बाकी थे उनमें पहला कीवर्ड है एग्जामिन या फिर एग्जामिन क्रिटिकली। जब भी क्वेश्चन में एग्जामिन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा मिड 18th सेंचुरी से लेके यानी ऑलमोस्ट 1750 से लेके 1947 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो की गई, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के विभिन्न पहलुओं को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो जब भी देखो एग्जामिन वर्ड आ जाए, इसका मतलब आपको बिल्कुल ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है जो मेन इश्यूज से जुड़े हुए हैं। अब मेन इशू क्या है? यहाँ पर मेन इशू है ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो की गई इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े पहलू क्या हैं? फॉर एग्जांपल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने फॉलो किया। जो लोकल कारीगर थे, लोकल आर्टिसंस थे, वो बेरोजगार हो गए, ये एक पहलू है। ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू संबंधित जो पॉलिसीज थी उनसे बहुत ज़्यादा वीक हो गए पीजेंट्स, उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था, कुछ नहीं बचता था। लैंड भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया इस वजह से, यानी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ब्रिटिशर्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़, इन सब पॉलिसीज़ को आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ये बताओगे कि क्या इनसे हुआ। मतलब ये सारे पहलू हैं, इश्यूज़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप की फैक्ट्स दोगे इन इश्यूज़ के बारे में कि ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था। आप बताओगे कि ब्रिटिशर्स का मकसद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में ये था कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रिटेन में ना जा पाएँ, लेकिन ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स इंडिया में आएँ। रेवेन्यू संबंधित पॉलिसीज़ में ब्रिटिशर्स का मकसद ये था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना। आप कंसिक्वेंस भी बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में और ज़्यादा गरीबी आई, गाँव जो पहले सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की वजह से वो विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी कम हो गई। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, यानी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दोगे, की फैक्ट्स दोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नेगेटिव ही लिखना है। अगर आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कुछ अच्छे पहलू भी हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने रेलवे डेवलप की, कुछ इंडस्ट्रीज़ उन्होंने अपने से डेवलप की, मकसद उनका था ज़्यादा रेवेन्यू कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, उनका मकसद डेवलपमेंट कतई नहीं था, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहते थे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ फ़ायदा इंडिया को भी हुआ। समझ गए? तो ये सब लिखना है आपको जब एग्जामिन क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है कमेंट अपॉन या फिर कमेंट काफ़ी बार आ जाता है। जैसे यही क्वेश्चन है, इस बार यूपीएससी ने पूछा था 2018 में। कमेंट जब भी यूपीएससी पूछ लेती है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये होता है जो भी इशू है क्वेश्चन में, उस इशू से जुड़े मेन पॉइंट्स को आप उठाइए और उन मेन पॉइंट्स पे आप अपनी राय दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि राय दे दी, आपको ये भी बताना है आपकी ये ओपिनियन है तो क्यों है। आप लॉजिक बताओगे कि आपकी ओपिनियन ऐसा क्यों बनी है, उसके पीछे आर्गुमेंट्स क्या हैं। आप आर्गुमेंट्स दोगे, एविडेंस दोगे, कुछ फैक्ट्स है तो फैक्ट्स बताओगे, सब चीज़ें बताओगे। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, कमेंट जब भी किसी क्वेश्चन में होता है तो क्वेश्चन में जो इशू होता है उस इशू से जुड़े मुख्य पॉइंट्स को आप उठाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप अपनी राय दोगे। लेकिन राय देने के साथ साथ आप ये भी बताओगे कि आपकी ऐसी राय क्यों है, मतलब कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिनके बेस पर आपकी ये राय बनी है। नेक्स्ट कीवर्ड है गिवन अकाउंट ऑफ। जब भी क्वेश्चन में आ जाता है, इसका मतलब आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देनी है। आपको ना सिर्फ व्हाट, हाउ ये एड्रेस करना है, मतलब इशू है क्या, डिटेल्स क्या हैं, बल्कि आपको ये भी बताना है क्यों इशू है, क्यों। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बारे में पहले आपको बताना है, ग्रोथ है कैसी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके बाद आपको यह भी बताना है ग्रोथ इतनी हुई है तो क्यों हुई है, मतलब ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है, कम हुई है तो कम क्यों हुई है। सिर्फ आपको यही नहीं बताना कि ग्रोथ कैसे हुई है, आपको ये भी बताना है ज़्यादा ग्रोथ हुई है तो क्यों हुई है। आप बता सकते हो
कि हमेशा से हम ये चाहते थे कि कोल पे डिपेंडेंस कम की जाए, तो आप रीजंस बताओगे वाई में। नेक्स्ट कीवर्ड है टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट की जगह काफ़ी बार यूपीएससी हाउ फॉर भी पूछ लेती है। आप एक बार एग्जाम्पल देखिए टू व्हाट एक्सटेंट का। टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द 2 वर्ल्ड वार्स, डिस्कस क्रिटिकली। इसमें जो आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए, उन आर्गूमेंट्स को आप असेस करोगे कि वो आर्गूमेंट्स किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जर्मनी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है 2 वर्ल्ड वार्स की, तो आप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी दोगे। समझ गए? फिर से रिपीट करता हूं। गिव एन अकाउंट ऑफ जब भी टू व्हाट एक्सटेंट जब भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप जो आर्गुमेंट्स दे रहे हो क्वेश्चन में, मतलब बता रहे हो आर्गुमेंट्स के बारे में, उन आर्गुमेंट्स को आप असेस करोगे किस हद तक वो आर्गुमेंट सही हैं या फिर गलत हैं। कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन बनती है तो उस अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को भी आप दोगे आंसर में। लास्ट कीवर्ड है हमारा क्रिटिकली इवेल्युएट। क्रिटिकली इवेल्युएट जब भी आ जाए, आपको अपना व्यू बताना है, फ्यूचर इंपैक्ट भी बताना है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये भी बताना है। एग्जाम्पल देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ओशियंस विच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में रिसोर्स क्राइसिस हैं, आपको ये बताना है वेरियस रिसोर्सेज ओशन के जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है रिसोर्सेज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आप बताओगे रिसोर्स वाइज, जैसे मैरीन रिसोर्स है या फिर मिनरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम वगैरह है, आप सब चीज़ बताओगे एक एक करके कि आपको क्या लगता है उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। अगर इस्तेमाल किया जाता है तो फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, आपका व्यू, हर एक चीज़ आपको बतानी है। क्रिटिकली इवेल्युएट जब पूछा जाता है तो होगा क्या, एक एक रिसोर्स में आप 3-3, 4-4 लाइनें लिखोगे। 6-7 से रिसोर्स होंगे तो 3-3, 4-4 लाइनें आप लिखोगे, 250 वर्ड्स हो जाएंगे इतने में। ये सारे कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब हम कल से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बस आपने एक बार सुन लिया बहुत है, जब क्वेश्चन आंसर आएंगे फिर से मैं आपको बता दूंगा मतलब क्या है पर्टिकुलर कीवर्ड का। और हमेशा याद रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। काफ़ी बार कुछ कीवर्ड्स में बताया होता है कंक्लूजन चॉइस है, कंक्लूजन दो या ना दो, लेकिन नहीं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप हर में दो। आप ये भी हर में बताओ कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, और सजेशंस जहां बनते हैं आप सजेशंस के बारे में बताओ। ये 4 चीज़ें आप मत भूलिएगा, यानी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स या गवर्नमेंट की कोई अप्रोच, और सजेशंस लास्ट में। चाहे आप एक लाइन में ख़त्म कर दो, लेकिन ये डायमेंशंस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्लोबल साउथ के असर्शन से संबंधित है। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब देखो ये है, जैसे ये ग्लोब है ना, साउथ में जो कंट्रीज आते हैं खास करके इमर्जिंग कंट्रीज जैसे चाइना, टर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये किस प्रकार से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, इस इशू से संबंधित आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आपको पता है जहां एक तरफ ग्रेट पावर्स के बीच में अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी अपना पूरी दुनिया में दबदबा साबित करने के लिए कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा चाइना, रशिया, इनका अलायंस है। देखो, आज चाइना यूएसए को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन आज भी यूएसए और चाइना की मिलिट्री में ना डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ही चाइना की इकोनॉमिक पावर इंक्रीज हुई, तो चाइना ने ना जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनमें यूएसए का इन्फ्लुएंस था, तो काउंटर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए ताकि अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश कर सके। यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है, जिसमें इन इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, इन्होंने भी यूएसए की हेल्प की है। इन इंस्टीट्यूशंस में यूएसए का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। उसी प्रकार से चाइना ने ना काउंटर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स। हालांकि उतना फायदेमंद ये इंस्टीट्यूशंस नहीं साबित हुए अभी तक चाइना के लिए। इसके बाद चाइना ने एक और थ्योरी दी कि हमारा जो राइज है ना, हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से राइज हो रही है, चाइना अपनी मिलिट्री को भी
स्ट्रेंथन कर रहा है। ये हमारा पीसफुल राइज है, इससे किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट यूएसए समझ गया चाइना का राइज जो है वो पीसफुल नहीं है, चाइना की इंटेंशंस अच्छी नहीं है। तो बाद में पहले जो चाइना यूएसए का पार्टनर हुआ करता था, आज के समय में चाइना यूएसए का कॉम्पिटिटर है पूरी तरह से। चाइना के बाद रशिया की बात करें, मतलब ये सारी बातें बोल के ना राइटर एक प्रकार से बैकग्राउंड बना रहे हैं, उसके बाद वो अपनी असली बात बोलेंगे किस प्रकार से ग्लोबल साउथ यानी इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की जैसे देश अपने आप को असर्ट कर रहे हैं फिलहाल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो चाइना के बाद रशिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। रशिया के पास देखो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रशिया की मिलिट्री भी कैपेबल है। हालांकि यूक्रेन वार के दौरान देखने को मिला जितना समझा जा रहा था, मतलब जिस हिसाब से सोचा जा रहा था उस हिसाब से रशिया की मिलिट्री ने परफॉर्म नहीं किया है यूक्रेन में। और देखो ये जो रशिया ने अटैक किया था ना यूक्रेन के ऊपर, ये यूरोप की पॉलिटिक्स में भी एक वाटरशेड मूवमेंट है। क्योंकि ना पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे वेस्ट का जो अलायंस है, यानी ये यूएसए के सारे अलाय कंट्रीज है ना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, तो पहले बोला जा रहा था कि ये अलायंस अब वीक पड़ गया है, यूरोपियन कंट्रीज अपनी रणनीति खुद बना रहे हैं यूएसए से अलग जाके। बट देखो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, पूरा पासा पलट गया। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, सारे यूरोपियन कंट्रीज, मतलब सारे का मतलब जो पहले यूएसए के अलाय कंट्रीज थे, वो यूएसए के साथ फिर से खड़े हो गए एकदम से। जैसे जर्मनी के पहले ना रशिया के साथ रिलेशंस बल्कि अच्छे थे, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते थे कि ये जर्मनी जो है वो न्यूट्रल रहेगा रशिया और जर्मनी के बीच में। बट देखो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, जर्मनी जैसे देश भी यूएसए के साथ खड़े हो गए पूरी तरह से, जो पहले लग रहा था कि जिनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड ड्रा करने के बाद अब बारी आती है ग्लोबल साउथ कंट्रीज की। देखो यूएसए ना एक आरोप ये लगाया है कि हमने तो रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस लगाए हैं, बट ग्लोबल साउथ में आने वाले जो देश है ना, जैसे टर्की, इंडोनेशिया, इंडिया, इनकी वजह से वो सैंक्शंस अभी तक सफल साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये देश अभी भी रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। जबकि देखो ग्लोबल साउथ में आने वाले जो देश है ना, वो बल्कि चाहते हैं कि यूक्रेन का ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। बस वो ये चाहते हैं रशिया में ना रेजीम को कोई खतरा ना आए, रशिया कोलैप्स ना कर जाए। क्योंकि ना ये देश जैसे इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, जो ग्लोबल साउथ के इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ये रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे रशियन एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वीट के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। तो वो नहीं चाहते कि रशिया फेल हो, इसीलिए वो चाहते हैं युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बट देखो इन ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को यूएसए पर भी यकीन नहीं है। यूएसए ने देखिए इराक पर हमला किया 2003 में, लेबनान पर हमला किया 1982 में, 2006 में, लीबिया पर अटैक किया 2011 में, अफगानिस्तान पर किया 2001 में, और 2021 तक यूएसए अफगानिस्तान में रहा। येमेन में वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरवेंशन रहा, और सीरिया में भी, माली में भी, बहुत सारे देशों में यूएसए और यूएसए के अलाय कंट्रीज का इंटरवेंशन रहा, जिसकी वजह से ये देश कई बार तो तबाह भी हो गए। तो ना ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को वेस्टर्न कंट्रीज पर, खास करके यूएसए पर ट्रस्ट नहीं है। आप और भी एग्जांपल्स देखिए क्यों। देखिए कोविड-19 की महामारी आई, ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों ने, खास करके इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने WTO में बोला कि भैया कोविड-19 की वैक्सीन के लिए वेवर दे दो, आप जाने जा रही हैं, लेकिन माने नहीं यूएसए, और यूएसए के अलाय कंट्रीज बोले कि हमने इनोवेशन की है, हम वेवर नहीं दे सकते। दूसरा एक और चीज़ देखिए, ग्लोबल साउथ को यूएसए पर भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया हो तो, जब एशिया से या फिर अफ्रीका से रिफ्यूजीज जाते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये पूरी तरह से अपने बॉर्डर्स को बंद कर लेते हैं। बट यूक्रेन वार के दौरान रिफ्यूजीज गए वेस्टर्न कंट्रीज में, उन्होंने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए पूरी तरह से। तो इसका मतलब तो उनकी अप्रोच पूरी तरह से रेसिस्ट है ना। वाइट्स को जब दिक्कत आई तब तो आप उनको अलाउ कर रहे हो अपने देश में आने के लिए, जबकि एशिया या फिर अफ्रीका से रिफ्यूजी जाते हैं तो आप पूरी तरह से मना कर देते हो। समझ गए। इसके बाद चाइना की बारी आती है। ग्लोबल साउथ में आने वाले देश चाइना पर भी भरोसा नहीं करते। चाइना की कई पॉलिसीज ना ग्रे जोन में आने वाली हैं, जैसे चाइना की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट है। LAC पर किस प्रकार से चाइना की ट्रूप्स आगे आ गई इंडिया में, आप सबने देखा। मैरीटाइम जोन्स का बार बार वायलेशन करता है चाइना, साउथ चाइना सी में और इवन ईस्ट चाइना सी में। तो इससे
वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब देश दुखी हैं इस चीज़ से। इसलिए ये देश चाइना से बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। ना सिर्फ ये देश, बल्कि देखो चाइना ने कुछ समय पहले 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस को ऑफर किया था कि हमारे साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लीजिए। टोंगो और ये सारे छोटे छोटे देश हैं, कुक आइलैंड्स, पपुआ न्यू गिनी, इन देशों ने ना मना कर दिया कि हम आपके साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करेंगे। इवन चाइना के कॉमन डेवलपमेंट विजन से भी वो राजी नहीं हुए। देखो वैसे चाइना को भी पता है कि कुछ चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं बहुत सारे देशों में। श्रीलंका में क्राइसिस आए, कुछ लोग इसके लिए चाइना को दोष देते हैं। इवन पाकिस्तान में भी क्राइसिस का दोष कुछ लोगों के द्वारा चाइना को दिया जाता है। तो चाइना अपनी इमेज को लेकर ना सावधान है, सतर्क है। चाइना ने अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों का जो डेट है वो माफ़ कर दिया। इंडिया ने भी ऐसा किया था 2003 में। अब देखो राइटर ना पॉइंट ये रेज करना चाहते हैं कि विभिन्न देश चाइना से भी दुखी हैं और यूएसए से भी दुखी हैं। यूएसए तो बल्कि जो ये इमर्जिंग कंट्रीज है ना साउथ के, उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है। यूएसए का एक एक्ट है, ये क्या हो गया, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, हाँ अब ठीक है। तो मतलब ना यूएसए का एक एक्ट आया, काउंटरिंग मेलाइन रशियन एक्टिविटीज इन अफ्रीका पैक्ट। इसमें ना यूएसए के द्वारा ये प्रोविजन किया गया कि अफ्रीका के वो देश जो रशिया के साथ डील करेंगे उनको पनिश किया जा सकता है यूएसए के द्वारा। तो अफ्रीकन कंट्रीज ने बोला यार ये तो आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, ऐसे तो हमारी मर्जी नहीं है, हम रशिया से कुछ व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा धमका रहे हो हमें। ये दोनों की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर नालेदी पेंडोर और उसमें यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी जे ब्लिंकन भी शामिल थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये तो आप हमें बुली कर रहे हो, धमकाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो ऑफेंसिव लेजिस्लेशन है। इवन ये भी बोल दिया साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप बीच में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, अगर कोई अफ्रीका का देश चाइना के साथ भी ट्रेड करना चाहता है तो करने दीजिए। आप उनका देखिए ना, जो पैलेस्टीन के लोगों का देखिए जो कितने समय से इजराइल की ऑक्यूपेशन में है, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो पॉइंट यहां पर ये है, जो खास करके ग्लोबल साउथ वाले देश है ना, वो अब अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, वो दोनों से डील कर रहे हैं एक ही समय। जैसे इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज किया यूएसए के प्रेशर के बाद भी, जहां एक तरफ यूएसए, फ्रांस, इन देशों के साथ इंडिया ने लिमोआ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिसमें रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, दोनों पर सैंक्शन लगे हुए हैं। जहां एक तरफ यूएसए के साथ मिलके इंडिया रिमपैक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, दूसरी तरफ वोस्टोक एक्सरसाइज भी कंडक्ट करता है, जिसमें रशिया और चाइना दोनों हैं। तो मतलब इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, ये सारे देश एक ही समय अब दोनों जो मेजर कंट्रीज हैं ना, मेजर ग्रुप्स हैं यूएसए और चाइना, दोनों के साथ डील कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट अचीव करने के लिए। अब देखो एक और एग्जांपल देखिए, यूएसए क्या करता है, जो उसका दुश्मन देश होता है ना, या फिर जिसको वो धमकाना चाहता है, प्रेशराइज करना चाहता है, धमकी देता है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व डॉलर में है ना वो हम फ्रीज कर देंगे। तो ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, डॉलर को छोड़ के दूसरी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं ताकि वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें किसी भी चीज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, अब ये इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुके हैं। बेशक इन देशों में अंदर कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब ना इनको एकजुट होकर अपनी पावर रेज करनी चाहिए अलग अलग इश्यूज़ पे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इकोलॉजिकल डिवास्टेशन है, इनइक्वालिटीज़ हैं, इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन है। तो इनकी कलेक्टिव वॉइस का जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल साउथ के असर्शन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डॉलर के मुकाबले में रुपए की घटती वैल्यू के बारे में है, करेंसी प्रेशर। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो यूएसए में जो फेडरल रिजर्व है ना, इन्होंने यूएसए में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। अब देखो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया मतलब
यूएसए के वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अपने इन्वेस्टमेंट खींच के ले जाएंगे और यूएसए में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे पैसों को, क्योंकि वहाँ भी उनको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया जैसे देश जहाँ पे यूएसए के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था, जब वो अपना डॉलर वापस ले जाएंगे तो मतलब इंडिया में डॉलर की कमी हो गई। अब जिस चीज़ की कमी हो जाती है ना, उसके रेट बढ़ जाते हैं, तो डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले में। अब ना 81 के आसपास आ गया है रुपये डॉलर के मुकाबले में। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 81 हो गई है। और देखो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी रीर के हिसाब से देखें तो रुपये की जो वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले में और भी कम हो सकती है आगे जाके। तो अब इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए आरबीआई के द्वारा? देखो, अब जिस चीज़ की कमी होती है ना, अगर वो चीज़ ज़्यादा मार्केट में रिलीज़ कर दी जाए तो मतलब उस चीज़ की कमी नहीं है, सप्लाई अच्छी खासी है, तो फिर रेट को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वहाँ से निकाल के आरबीआई ने कुछ डॉलर मार्केट में रिलीज़ कर दिया पिछले कुछ समय में, ताकि रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज रखा जा सके। बट देखो, इसके कारण हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खाली हो गया है बाय ऑलमोस्ट 94 बिलियन डॉलर्स। ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन एक कंफर्टिंग चीज़ ये है, सिर्फ रुपये एक ऐसी करेंसी नहीं है जो डिप्रिशिएट कर रही है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी जो करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले में डिप्रिशिएट कर रही हैं। बट इंडिया के ऊपर ना इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत सी चीज़ों को इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल को। यूक्रेन वार के कारण थोड़ा सा रेट कम हुआ था, रशिया से सस्ता तेल मिला, लेकिन अब ना क्योंकि डॉलर की वैल्यू काफ़ी मजबूत हो गई है रुपये के मामले में, तो ना सिर्फ हमें महंगा तेल परचेज करना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया की जो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करती हैं अपने ऑपरेशन चलाने के लिए, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। बाहर से वो महंगी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, बाद में अपना ऑपरेशन चलाएंगे, और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट अभी खुली नहीं है उतनी ज़्यादा। मतलब कोविड-19 के कारण डोमेस्टिक डिमांड कम हुई थी ना, अब वो पूरी तरह से नहीं बढ़ी है, तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। इस साल में ना, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से लेकर अभी तक इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले में 8% डेप्रिशिएट कर चुकी है। इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, मतलब उन्होंने स्टॉक्स बेच दिए हैं। और ये इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है ना, बाहर जाने का मतलब इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेच के वापस पैसा ले जा रहे हैं, इस चीज़ से भी इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये देखिए एक आंकड़ा है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इंडियन इक्विटी या फिर डेब्ट में थी, 20.6 बिलियन डॉलर्स वापस जा चुकी है इंडिया से। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, चूंकि देखो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अनुसार वैल्यू अभी और भी कम हो सकती है, क्योंकि रियल वैल्यू रुपये की डॉलर के मुकाबले में अभी इससे भी कम है। लेकिन आरबीआई को ये करना है कि वैल्यू अगर कम भी होती है ना डॉलर के मुकाबले में, इतना जल्दी जल्दी कम ना हो, थोड़ा तो रुपया स्टेबलाइज रहे ना डॉलर के मुकाबले में। अगर वैल्यू रियल वैल्यू आनी भी है रुपये की डॉलर के मुकाबले में, वो धीरे धीरे करके आए, ताकि ऐसा ना हो यूं लगे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। स्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहीं पर इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया करेंसी प्रेशर से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो सीबीआई के श्रिंकिंग ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सीबीआई के ऊपर ना अभी काफ़ी प्रेशर है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी एक समय में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज सीबीआई की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 9 इंडियन स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई से अपनी कंसेंट वापस ले ली है। अब सीबीआई उन 9 रिस्पेक्टिव स्टेट्स में अपने आप से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। तो मतलब ये देखो काफ़ी गौर करने वाली चीज़ है कि 9 इंडियन स्टेट्स में सीबीआई के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है। आज के समय में देखो आरोप ये भी लगता है, जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ सीबीआई, ईडीआई, ईडी इनका इस्तेमाल कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट। मतलब ज़्यादातर जो केसेस दर्ज हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स पर दर्ज हुए हैं। जैसे ये एजेंसीज, इनका सिर्फ काम यही रह गया कि अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट केस दर्ज करना। और बात देखो सिर्फ अभी की गवर्नमेंट नहीं है, पहले यूपीए की सरकार थी,
वो भी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी बहुत ही ज़्यादा। मई 2013 की ये बात है, उस समय ना बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे यूपीए की सरकार के दौरान, और ऑब्जर्व ये किया गया था कि सीबीआई अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो उस समय जस्टिस RM लोधा ने ये कहा था, सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोते के समान है जो अपनी सिर्फ मास्टर की वॉइस रिपीट करता है। तो उसी प्रकार से मतलब जो पॉलिटिशियंस कह रहे थे ना उस समय यूपीए की सरकार के दौरान मौजूद, तो उन्हीं मिनिस्टर्स की बात मान रही थी सीबीआई, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, जैसे मिस्टीरियस मर्डर हो गया, तो ना लोकल जनता का पहला मांग ये हुआ करती थी कि सीबीआई इस केस की जांच करे। बट अब तो ना सीबीआई के ऊपर से भी लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो घटने लगा है। आपको देखो इतना तो पता है, सीबीआई जो है वो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। बहुत बार आपने देखा होगा कई सारे स्टेट्स में जब कुछ घटना होती है ना तो मांग उठने लगती है कि केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं होता। हालांकि एक तर्क ये भी है, आज के समय में सीबीआई की उतनी रेपुटेशन नहीं है, खास करके जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना वो तो सीबीआई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है सीबीआई? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये जो डिपार्टमेंट है ये देखो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है। प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखो एक खास बात, सीबीआई जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित केसेस लेती है ना, उन केसेस में फिर सीबीआई का सुपरविजन किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। ये खास बात है। इसके अलावा देखो इंटरपोल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये विभिन्न देशों की पुलिस के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करवाती है। तो इंडिया की तरफ से देखो इंटरपोल से डील करने के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई ही है। और सीबीआई जो केसेस लेती है ना उसमें कन्विक्शन रेट है 65 से 70% के बीच में। कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा है, इसी वजह से सीबीआई की थोड़ी रिस्पेक्ट है बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की अपेक्षाकृत। इसके बाद देखो थोड़ी और बेसिक इंफॉर्मेशन भी है। सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। यह अपनी पावर लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। शुरू में तो इसे इन केसेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था जैसे करप्शन, सीरियस फ्रॉड, सोशल क्राइम, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। लेकिन देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीबीआई को ये सब केसेस भी दिए जाने लगे जैसे असैसिनेशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। अब अगर हम क्लासिफाई करें सीबीआई के द्वारा कौन कौन से केसेस को टैकल किया जाता है, सबसे पहले है एंटी करप्शन क्राइम्स, करप्शन से संबंधित क्राइम्स। यहां पर देखिए आप, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित जो केसेस होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, तो उनको टैकल किया जाता है सीबीआई के द्वारा। इसके अलावा इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस या फिर बॉडीज जिनका मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो उन केसेस को टैकल किया जाता है सीबीआई के द्वारा। पुलिस के अगेंस्ट जो केस होते हैं ना वो सीबीआई के द्वारा नहीं टैकल किए जाते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक क्राइम्स, जैसे देखो फेक इंडियन करेंसी नोट्स, बैंक फ्रॉड्स, साइबर क्राइम। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। वैसे इकोनॉमिक क्राइम्स और भी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल क्राइम्स, जैसे देखो आईपीसी के तहत कोई क्राइम हुआ है, फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है, कायदे से उसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा। लेकिन बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसे क्राइम्स को सौंप देती है सीबीआई को। स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है सीबीआई ज्यादा बेहतर ढंग से इस प्रकार के क्राइम्स की जांच करेगी। सबसे लास्ट में है सू मोटो केसेस। अब मान लीजिए प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या सीबीआई सू मोटो केस ले सकती है, मतलब कहीं पर हमारे देश में क्राइम हुआ है, अपने आप से संज्ञान लेकर क्या सीबीआई पुलिस केस दर्ज कर सकती है? इसका आंसर देखो ये है, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई ऑफेंस हुआ है ना उसका सू मोटो संज्ञान लिया जा सकता है सीबीआई के द्वारा। सू मोटो मतलब अपने आप से, कोई शिकायत नहीं आई थी सीबीआई के पास, लेकिन अपने आप से ही सीबीआई ने देखा अखबार में और केस दर्ज कर लिया। जैसे बहुत बार पुलिस ऐसा बोलती है ना कि हमने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो के आधार पर हम केस दर्ज कर रहे हैं। अपने आप से ही उन्होंने वायरल वीडियो देखकर केस दर्ज कर लिया, किसी ने शिकायत नहीं की थी। दो बातें जिस पर प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो
सीबीआई को ऑथराइज कर सकती है स्टेट में किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन ये तभी ये पॉसिबल होगा जब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसेंट नहीं देगी ना, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती सीबीआई के द्वारा। लेकिन देखो, जुडिशरी की बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहें तो सीबीआई को आदेश दे सकती हैं पूरे देश में कहीं पर भी क्राइम हुआ है उसकी जांच करने के लिए, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आदेश देना तब स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता है। तो कुल मिला के अब देखो, हम चैलेंजेस समराइज कर देते हैं, आर्टिकल लंबा होता जा रहा है। चैलेंजेस क्या क्या है? एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की पहला चैलेंज है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, इन्वेस्टिगेशन लंबी खिंच जाती है, काफी डिले हो जाता है, क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा लूज की है सीबीआई ने पिछले कुछ सालों में, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सीबीआई आती नहीं है, इनसे कोई जवाब मांगा जाए तो देते नहीं है क्योंकि एग्जाम्पशन है ना, मतलब आरटीआई लागू नहीं होती इन पर। नेक्स्ट है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, डेपुटेशन पे जाते हैं सीबीआई में। हालांकि जो एसएससी का एग्जाम होता है ना सीजीएल का, उसमें सीबीआई के लिए भी रिक्रूटमेंट की जाती है सब इंस्पेक्टर्स की, लेकिन बहुत कम की जाती है। ज्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं सीबीआई में वो डेपुटेशन पर जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए जांच करने के लिए, इस वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अगर देखो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की जांच करनी है ना, तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अब बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती नहीं है क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे बड़े लेवल के कई ऑफिसर उनके चहेते होते हैं, तो अपने चहेते ऑफिसर्स को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को अप्रूवल देती ही नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं सजेशंस की। सबसे पहला सजेशन तो ये है, देखो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये सजेशन दिया था कि एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दी जाए, जिसको लेके हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। उस बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आ जाएं, जैसे ईडी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सारी आ जाएं। लेकिन राइटर कहते हैं मैं तो उस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मुझे तो वो आइडिया पसंद नहीं है क्योंकि उसमें ईगो क्लैश हो जाएगा, काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ जाएगी। लेकिन कुछ अलग से सजेशंस हम डिस्कस करें। सबसे पहले तो ना सीबीआई को आप ऑटोनॉमी दो, गवर्नमेंट के कंट्रोल से इसे बाहर कर दो। जब तक देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ट्रांसफर को लेके या फिर पोस्टिंग को लेके, तब तक सीबीआई जो है कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। नेक्स्ट, अभी देखो ये दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर लेती है, लेकिन इसके लिए ना सीबीआई के लिए अलग से एक कानून बना देना चाहिए, जैसे कैग के लिए इलेक्शन कमीशन, इनका ना प्रोविजन है संविधान में ही, इस वजह से थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर ये काम करते हैं। तो उसी वजह से ना संविधान में प्रोविजन किया जा सकता है या फिर अलग से कानून बनाया जा सकता है, कम से कम आप संविधान को अमेंड ना करो तो। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने ना अपनी 24th रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर दो, सीबीआई की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट दो, थोड़ा इनको पैसा दे दो। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज कर दो, सेम पॉइंट है। ज्यादा पावर्स दे दो, नेक्स्ट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने डिसएडवांटेज में यानी चैलेंज में डिस्कस किया था कि सीबीआई के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं। सबसे लास्ट में सेकंड एआरसी को भी आप यहां पे कोट कर सकते हो। आंसर्स में देखो ये जो कमीशन है ना, जैसे पूंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, खास करके जीएस पेपर 2 में इन सबको कोट करोगे ना तो काफी वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो इनकी पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। और भी जैसे एक कमेटी गठित की गई थी, नेशनल कमेटी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, 2001 के आसपास उसकी रिपोर्ट आई थी ना, उसको भी आप कोट कर सकते हो। तो सेकंड एआरसी में सजेस्ट किया गया कि एक नया कानून बनाना चाहिए सीबीआई की वर्किंग को गवर्न करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।